दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि मणिपुर का राज्य जल रहा है और मणिपुर में हिंसा हो रही है। आज की डेट में कुकी नागाज़ एक तरफ हैं, मेतीज़ एक तरफ हैं। पर ये जो लड़ाई चल रही है दोस्तों, ये कुकी नागाज़ की और मेतीज़ की नहीं, बल्कि इसके पीछे जो विदेशी ताकतें हैं, जो ये लड़ाई करवा रही हैं, हमें उनके बारे में जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ का खुलासा करूँगा और आपको वो एस्पेक्ट बताऊँगा जो आपने ना कभी सुना होगा और ना ही आप कभी सुन पाएंगे, क्योंकि मीडिया आप में ये चीज़ें नहीं पहुँचा पाएगी। दोस्तों, हमें आज की डेट में मणिपुर की समस्या को समझने से पहले जो पूरा मणिपुर है उसको दो नज़रियों से देखना है। पहला नज़रिया है कि मणिपुर का जो भूगोल है, जो उसकी ज्योग्राफी है, वो क्या है। दोस्तों, अगर हम मणिपुर की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि 10% इलाका जो मणिपुर का है वो आज की डेट में प्लेन इलाका है और 90% इलाका जो मणिपुर का है वो इलाका पहाड़ी इलाका है। तो जो पहाड़ी इलाका है उसमें एरिया टेरिटरी ज़्यादा है, प्लेन इलाके में टेरिटरी कम है। प्लेन इलाका जो है दोस्तों मणिपुर का, वो एक बोल शेप्ड में है, यानी कि आप लगा लीजिए कि एक इर्रेगुलर सा एक कटोरा है, जो कि एक कटोरे के शेप्ड में वो छोटी सी एक वैली है और बाकी उसके चारों तरफ पहाड़ हैं। अब जो दूसरा नज़रिया है दोस्तों देखने का मणिपुर का, वो है कि हमें मणिपुर की डेमोग्राफी को देखना है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है। दोस्तों, मणिपुर में बहुत सारे वर्ग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 सबसे डोमिनेंट वर्ग अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है मणिपुर के लिए वो है मेतीज़। दोस्तों, मेतियों का इतिहास ये है कि ये मेतीज़ जो हैं ये वैष्णवी कल्ट को मानते थे और ये उस समय से लेकर आज तक हिंदू हैं और इन्होंने हिंदुइज़्म में माना है, ये सनातन धर्म में मानते हैं, ये सनातन धर्म के सारी प्रथाओं को मानते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है दोस्तों वो है कुकी। जो कुकी वर्ग है ये क्रिश्चियंस हैं, ये ईसाई वर्ग है और ये भी मणिपुर में बड़ा महत्व रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो नागाज़ हैं वो तीसरा एक महत्वपूर्ण वर्ग है। जी हाँ, नागाज़ सिर्फ नागालैंड में सीमित नहीं है दोस्तों। नागाज़ आज की डेट में पूरे बाकी इलाकों में भी, जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनमें भी वो फैले हुए हैं। इसी रीज़न से कई बार जब हम नागाज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो एक चीज़ हमेशा बोली जाती है कि नागाज़ की तरफ से एक डिमांड आता है ग्रेटर नागालिम का। जो ग्रेटर नागालिम है वो चाहते हैं कि हमारे उन सारे इलाकों में जो दूसरे प्रदेशों में नागाज़ रहते हैं उन इलाकों को भी तोड़ के एक नागालैंड के साथ एक बड़ा नागालैंड, अखंड नागालैंड किस्म का आप सोचिए कि बनाया जाए। पर हम नागालैंड की चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 3 महत्वपूर्ण वर्ग हैं, कुकीज़, मेतीज़ और नागाज़। और जहाँ तक अब बात है दोस्तों, अब हमें एक चीज़ ये समझनी है कि ये जो पूरा मसला है ये शुरुआत होता है ब्रिटिश के दौरान से। दोस्तों, जब ब्रिटिश भारत में आए और उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, उस समय हम ब्रिटिशर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में गए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ब्रिटिशर्स ने 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण देखी वहाँ पर। एक, उनको दिखा कि उस इलाके का जो क्लाइमेट है वो बड़ा कंड्यूसिव था टी प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी दोस्तों कि वहाँ पर तेल बहुत पाया गया ज़मीन के नीचे। तो ब्रिटिशर्स का 2 पॉइंट इंटरेस्ट था कि एक तो वो तेल को वहाँ से चोरी करना चाहते थे क्योंकि चोर हमेशा से ही थे, और दूसरा उन्होंने वहाँ पर अपने जो पुराने रिटायर्ड जो ब्रिटिश सिविल सर्विस के अधिकारी होते थे उनको वहाँ पर ठहराना शुरू कर दिया, उनके वहाँ पर लॉज बनाने चालू कर दिए और उनको साथ में ये बोलना शुरू कर दिया कि अब आप यहाँ पर रह के चाय पत्ती का कल्टीवेशन कीजिए। अब दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर गए नॉर्थ ईस्ट में इन 2 चीज़ों को एक्सप्लोर करने, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे वो सारे एक पूरे बहुत बड़े चंक ऑफ टेरिटरी, जिसको नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरी अपन लोग कहते हैं, उसमें वो फैले हुए थे। दोस्तों, उस समय कोई बहुत ज़्यादा रिजिड काइंड ऑफ बॉर्डर्स नहीं थे। जो आज की डेट में हम 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करते हैं, उस समय तो वो 7 राज्य भी नहीं थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट का इलाका एक पूरा एक बड़ी टेरिटरी थी, एक चंक था जिसमें सारे ट्राइबल लोग रहते थे। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जितने ट्राइबल लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट में उस समय रहते थे ब्रिटिश के दौरान, ये नेचर में वर्शिप करते थे। दोस्तों, ट्राइबल्स आप जानते हैं कि हमेशा नेचर वर्शिपर्स हैं और नेचर की वर्शिप सनातन धर्म में भी बहुत गहरी तरीके से पाई गई है। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि इन लोगों की कई सारी नेचर वर्शिप की प्रैक्टिसेस जो हैं, जो प्रथाएं हैं, वो भी हिंदुइज़्म से नर्चर हुई थी। पर
ये लोग नेचर से ज़्यादा एसोसिएटेड थे। अब दोस्तों जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर गए तो उनको एक चीज़ समझ आई कि भाई अगर हमारे को इस इलाके में तेल निकालना है यहाँ का और साथ ही में चाय पत्ती की उत्पाद करनी है, तो इसलिए हमें इन लोगों को पहले सबजुगेट करके कंट्रोल करना होगा। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने दोस्तों एक कंसेप्ट अपनाया जिसमें उन्होंने बोला कि हम इनर लाइन आउटर लाइन परमिट्स बनाएंगे। अब उनका लॉजिक ये था दोस्तों कि जो इनर लाइन आउटर लाइन परमिट्स होंगे उससे हम जो ट्राइबल इलाके हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उसको बाकी नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन से आइसोलेट कर देंगे। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स ने बोला कि जब हम ये इनर लाइन आउटर लाइन परमिट्स बनाएंगे तो उन्होंने लोगों के सामने, भारत के बाकी नागरिकों के सामने एक चीज़ बोली कि देखिए हम तो वहाँ पर ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्राइबल लोगों की अपनी कल्चर है, अपनी प्रथा है, अपने प्रैक्टिसेस हैं, तो हम इनर लाइन आउटर लाइन परमिट्स बना के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर ये उनका रियल मोटिव नहीं था। उनका रियल मोटिव ये था कि जो ट्राइबल्स हैं जहाँ जहाँ पर जिन जिन लैंड के पॉकेट्स में नॉर्थ ईस्ट में वो सेटल्ड हैं उन पॉकेट्स में उनको आइसोलेट कर दिया जाए, बाहर वालों को किसी को भी एंट्री ना दी जाए उन ट्राइबल्स के इलाकों में। अब जैसे ही इन्होंने ये आइसोलेट करना शुरू करा 1870s 1880s 1890s के आसपास, उस दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत अग्रेसिवली क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लंदन से, इंग्लैंड से बुलाकर यहाँ पर छोड़ दिया। अब ये सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं दोस्तों सीधा का सीधा टूट पड़े एकदम नॉर्थ ईस्ट के इन ट्राइबल पॉकेट्स में। अब सोचिए कि कितनी दिलचस्प बात है ये कि एक जगह पर ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हम कहीं पर भी आउटसाइडर्स को इस इलाके में जो ट्राइबल्स हैं उनके इलाकों में नहीं आने देंगे, और साथ ही में क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थे उनको उन ट्राइबल पॉकेट्स में ही जाने का एक्सक्लूसिव राइट भी दे दिया। तो ये ढोंग रचने में तो ब्रिटिश हमेशा से माहिर थे। अब ब्रिटिशर्स ये क्रिश्चियनिटी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के इलाके में प्रमोट करना क्यों चाहते थे, सबसे बड़ा हमारे को ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई ये एक नॉर्थ ईस्ट की टेरिटरी, भारत की इतनी बड़ी टेरिटरी है और यहाँ पर तो तेल भी है। यहाँ पर तेल के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर आज की डेट में चाय पत्ती का उत्पाद भी हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई ये इलाका कल को अगर हमें भारत छोड़ना भी पड़ा तो ये भारत के साथ इलाका नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिशर उस टाइम पे अपनी गेम प्लान इस तरीके से कर रहे थे कि उनका पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा टेरिटरी बन जाए जो भारत के साथ जुड़े ही ना, जिसकी वजह से भारत को कभी नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया के देशों का एक्सेस ना मिलेगा, और बल्कि यदि वो इलाका इंडिपेंडेंट हो गया और वहाँ पर अगर हम जमे रहे, डटे रहे, तो उस इलाके में रहकर हम चीन पे भी नज़र रख पाएंगे, हम भारत पे भी नज़र रख पाएंगे, और हम साथ ही में जो बगल में साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है वहाँ पर भी नज़र रख पाएंगे। पर दोस्तों ये सिर्फ एक रीज़न नहीं था। ब्रिटिशर्स का नॉर्थ ईस्ट को भारत से ना जोड़ने का एक दूसरा गहरा रीज़न भी था, और वो गहरा रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स ये बात चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी को तोड़कर वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन किंगडम बना दिया जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। दोस्तों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक टर्म है जो ये शब्द का प्रयोग किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध दूसरे के बाद। और उस समय जो देश के पूरे संसार में जो मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए कि गरीब वर्ग के जो देश थे उन सारों को इकट्ठा करके एक टैग दे दिया गया पिछड़े देशों का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का। अब ब्रिटिशर्स के दोस्तों मन में जब वो भारत में इलीगली यहाँ पर रह रहे थे कॉलोनी बनाकर भारत को, तो उस समय ब्रिटिशर्स के मन में ये सवाल उठा कि भाई यहाँ पर तेल है, चाय पत्ती का उत्पाद है, वो सब तो ठीक है, यहाँ पर लोगों को हमने क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। और जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चालू किया तो उनको लगा कि भाई यहाँ के तो ट्राइबल लोग क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत जल्दी से बदलने लग गए, तो इस केस में क्यों ना इस इलाके को हम एक अलग टेरिटरी तोड़कर भारत से तो ना ही जुड़ने दें, बल्कि इस पूरी टेरिटरी को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, एशिया में रादर, पूरे एशिया में इसको हम एक क्रिश्चियन टेरिटरी या क्रिश्चियन किंगडम बना दें। क्योंकि दोस्तों भूटान देखिए एक बुद्धिस्ट देश है, नेपाल हिंदू देश था, भारत में 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, पाकिस्तान जो बना वो इस्लाम का था, चीन जो बना वहाँ पर हैन चाइनीज़ थे और बुद्धिस्ट थे। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भाई यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के यहाँ पर एक क्रिश्चियन टेरिटरी बना दी जाए कि उससे कहीं ना कहीं ये होगा कि क्रिश्चियंस को भी ये लगेगा जो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते थे कि हमारी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी एक टेरिटरी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये रिलीजियस रीज़न भी था। अब दोस्तों जब ये ब्रिटिशर्स ने ये हरकत करी तो इस हरकत के दौरान ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्राइबल्स को कन्वर्ट करना चालू कर दिया, और इसी प्रोसेस में जो नागा ट्राइब्स थे
उनको इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। आज की डेट में भी जो नागाज है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि वो क्रिश्चियंस हैं, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। जो कुकीज़ हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं, वो भी एक तरीके से पहले नेचर वर्शिपर्स थे, उनको भी क्रिश्चियनिटी में आज की डेट में कन्वर्ट किया गया। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया कि हम नॉर्थ ईस्ट को जो तोड़कर एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाना चाहते थे, एक क्रिश्चियन किंगडम, एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते थे, वो ड्रीम उनका मटीरियलाइज नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो उस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो राइट्स हुए और जो कम्युनल हिंसा हुई, उस दौरान, वो सांप्रदायिक दंगों के दौरान जो ये सारी हरकतें हुई, ब्रिटिशर्स घबरा गए थे और वो तुरंत भारत को छोड़ के भागना चाहते थे। पर दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि ब्रिटिशर्स भागना तो चाहते थे और वो भागे भी, लेकिन उनका जो ये ड्रीम था, इस ड्रीम को उन्होंने भूला नहीं। इनफैक्ट जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को दो प्रकार में बांटा था और एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था, इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू कर दिया। ब्रिटिशर्स की जो इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, MI6 जिसको हम कहते हैं, MI6 ने उस समय पूरी की पूरी पाकिस्तान की ISI को सपोर्ट करना चालू किया और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को एक पूरा ऐसा एक बेस बना लिया जहाँ से ये लोग नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ये क्रिश्चियन ट्राइबल ग्रुप्स थे, इन लोगों को असला देना चालू कर दिया। इन लोगों को वो असला इसलिए देते थे क्योंकि इनको ये लगता था कि ये लोग तो क्रिश्चियंस हैं, इन लोगों को हम बारूद देंगे, असला देंगे, पैसा देंगे तो कल को इनको भारत के खिलाफ रिवोल्ट करवा सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद सडनली एक इंसर्जेंसी का पूरा मूवमेंट क्यों चालू हुआ वहाँ पर। तो वो इंसर्जेंसी यहाँ पर ब्रिटिश के कारण दोस्तों चालू हुई। अब अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो दोस्तों मणिपुर जब ब्रिटिशर्स थे उस समय तो एक प्रिंसली स्टेट था और ये प्रिंसली स्टेट जो है, इसके जो रूलर थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह उस समय ऐसे रूलर थे जो मैतियों के रूलर थे, वो भी एक हिंदू थे और मैतीज़ क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट पॉपुलेशन थी, तो वो मैतीज़ जो थे उनका जो रूलर था, जो उनका राजा था, वो था बोध चंद्र सिंह। दोस्तों बोध चंद्र सिंह जो है, इसने जाकर नेहरू से मुलाकात करी 1949 में और नेहरू को ये बात भी बोली कि देखिए मणिपुर जो प्रिंसली स्टेट है वो आज की डेट में भारत के साथ मर्ज करने जा रहा है। और उसने जाकर नेहरू को ये बताया कि नेहरू देखिए, हमारे यहाँ पर जो मैतीज़ हैं, हमने इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक तरीके से दर्जा देके रखा हुआ है। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत की दोस्तों बनी नहीं थी, पर उनको ट्राइबल लोगों का दर्जा ऑलरेडी मैतीज़ को दिया हुआ था, क्योंकि मैतीज़ लोगों के अलग कल्चर थे, अलग प्रैक्टिसेस थी। चाहे वो हिंदुइज्म में, वैष्णविज्म में ही मानते थे, पर उनकी प्रैक्टिसेस अलग थी। और उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोध चंद्र सिंह जो वहाँ के रूलर थे, उन्होंने एक तरीके से आप कह लीजिए कि एसटी का दर्जा ऑलरेडी इनको दिया हुआ था। अब उन्होंने, बोध चंद्र सिंह ने जाकर नेहरू को ये बात बोली। उन्होंने कहा कि देखिए प्रिंसली स्टेट मणिपुर मर्ज करने जा रहा है इंडिया के साथ, अगर ये मर्ज करेगा तो आप कृपया करके जो मैतीज़ हैं, जो यहाँ की डोमिनेंट हिंदू पॉपुलेशन है, इसको आप एसटी का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में भी जो आप बना रहे हैं उसमें भी दीजिएगा। लेकिन नेहरू ये चीज़ नहीं चाहते थे। अब ये चीज़ ना चाहने का कारण क्या था, अब वो कारण पे हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो अब आप खुद ही समझते हैं कि नेहरू को क्यों नहीं मैतीज़ को एक तरीके से एसटी का स्टेटस देना था। दोस्तों कितनी आयरॉनिकल बात है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर पास किया गया और उसमें एक शेड्यूल्ड ट्राइब की पूरी लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट में बोध चंद्र सिंह का रिकमेंडेशन जो था, जो कि बाइंडिंग तो नहीं था नेहरू पे, पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी फॉलो करने की कि भाई इस कम्युनिटी को एक प्रथा के तहत, जो कि पहले ट्राइबल डेजिग्नेटेड थी, संविधान बनने के बाद आप उसको डेजिग्नेट करते। पर नेहरू ने, कितनी सरप्राइजिंग बात है कि उस समय जो मैती कम्युनिटी थी उसको एसटी स्टेटस ही नहीं दिया और उठा के जो नागाज और कुकीज़ थे, जो कि 10% जो कि मतलब इस तरीके की पॉपुलेशन थी जो कि हिली एरियाज़ में रहते थे, उन सारे नागाज और कुकीज़ को हिली एरियाज़ में जो रहते थे और स्पोरेडिकली रहते थे, उनको उठा के एसटी स्टेटस दे दिया। और दोस्तों नागाज और कुकीज़ थे बेसिकली क्रिश्चियंस। अब देखिए मणिपुर में कैसी अजीब सी परिस्थिति हो गई कि 1950 के बाद जब हम मणिपुर को देखते हैं दोस्तों, तो मणिपुर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मैतीज़ की, वो रह रही थी उस 10% वैली के इलाके में। ठीक है, 10% जो वैली का इलाका था मणिपुर का, उस वैली के इलाके में सारे मैतीज़ रहते थे, प्लेन एरिया में रहते थे। और जो हिली एरिया था, जो कि 90% पॉपुलेशन, मतलब 90% आप कह लीजिए कि स्टेट की टेरिटरी थी, उस 90% में जो पॉपुलेशन रहती थी वो थी नागाज की और कुकीज़ की। और वो पॉपुलेशन थी 1/3 पॉपुलेशन पूरी मणिपुर की। उस 1/3 पॉपुलेशन जो कि 90% टेरिटरी में फैली हुई थी और ख़ास करके हिली एरियाज़ में फैली हुई थी,
इस हिली एरिया में इस पॉपुलेशन को उठा के आपने एसटी स्टेटस दे दिया। अब दोस्तों इसकी वजह से मैतीज़ तो नाराज़ हुए और मैतीज़ में काफ़ी गुस्सा भी आया इस चीज़ को लेके। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ रुकी नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम इससे आगे और बढ़ गई जब 1960 में 1960 में मणिपुर का एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हो गया। अब मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत बड़ी अजीब चीज़ ये हो गई कि मैतीज़ जो थे, जिनको ट्राइबल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला था और जो कि 10% लैंड में रहते थे, जो कि प्लेन एरिया था, उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई कि ये जो नॉन ट्राइबल्स हैं, ये जो मैतीज़ हैं, ये ट्राइबल इलाकों में यानी कि 90% स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितनी अजीब स्थिति है कि जो मैती हिंदूज़ हैं वो 10% इलाके में रहेंगे, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी है, और उसको आपने एक कानून बनाकर, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ये कानून बनाकर डिसाइड करके बोल दिया कि भैया ये मैतीज़ जो हैं, ये 90% जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जहाँ पर केवल 1/3 पॉपुलेशन पूरे मणिपुर की रहती है, उस इलाके में जाकर ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। चलो ठीक, लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, जो वो 1/3 पॉपुलेशन जो है नागाज़ की और कुकीज़ की, जिनको आपने एसटी का भी टैग दे दिया, और जो क्रिश्चियंस भी थे, वो जो 90% लैंड में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको आपने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि ये लोग जो है प्लेन एरिया के लैंड को नहीं खरीदेंगे। यानी कि आपने डेलिबरेटली जो हिंदू मैती संगठन था और पूरा समाज था उसको डिस्क्रिमिनेट किया। आपने ये बोल दिया कि भाई जो हिंदू मैतीज़ हैं ये पहाड़ी इलाके में लैंड नहीं खरीदेंगे, लेकिन पहाड़ी इलाके के जो नागा कुकीज़ हैं ये पूरे मणिपुर में कहीं पर भी लैंड खरीद सकते हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई अब वो 1/3 पॉपुलेशन थी, जब वो ऑलरेडी 90% टेरिटरी में रह रही है तो उसको वो 10% एरिया में रहने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने आपको अभी एक बात ये बताई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना ड्रीम कभी छोड़ा नहीं था एक क्रिश्चियन किंगडम बनाने का थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट को तोड़ के भारत से उसको अलग करने के लिए। इस दौरान पूरे जब ये इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में 1960-70 के दशक में चल रही थी, ईस्ट पाकिस्तान एक बेस बना हुआ था, और इस ईस्ट पाकिस्तान के बेस से पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, ये सारे देश उस समय मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने में लगे हुए थे। उस समय ब्रिटेन, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे देश, अमेरिका वगैरह मिलकर नॉर्थ ईस्ट के जितने विभिन्न प्रकार के वर्ग थे दूसरे स्टेट्स में जो रहते थे, उनको आर्म्स एमुनिशन पैसा देते थे। अब दोस्तों, मणिपुर में भी ब्रिटिशर्स ने यही गंदा खेल खेला। भारत आज़ाद हो चुका है, 1960 का दशक चल रहा है, और 1960 के दशक में ब्रिटिशर्स ने उस समय नागाज़ और कुकीज़ को पैसा पहुंचाना चालू कर दिया, और इन नागाज़ और कुकीज़ को ग्रेजुअली पैसा दे दे के इनको बोला कि अब आपको, क्योंकि पाबंदी तो है नहीं नीचे प्लेन एरिया में लैंड खरीदने की, तो आप वहाँ पर भी लैंड खरीदना चालू कर दो। दोस्तों, 1960 से लेके अब तक एक ऐसी अजीब सी परिस्थिति हो गई पूरे मणिपुर में कि जो मैती हिंदूज़ थे, एक तो वो उस 10% लैंड एरिया से बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि उनको बाकी पूरे मणिपुर के राज्य में लैंड खरीदने पे पाबंदी लगा दी गई है, और ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के इन क्रिश्चियन कुकीज़ और नागाज़ को इतना पैसा पंप कर दिया कि इन्होंने प्लेन एरिया में भी लैंड खरीदना शुरू कर दिया। अब जब प्लेन एरिया में भी लैंड खरीदना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम तो बढ़नी थी दोस्तों। प्रॉब्लम इसलिए बढ़नी थी क्योंकि भाई जो मैतीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बढ़ेगी तो वो जाएंगे कहाँ पर। अब वो अपना स्टेट छोड़ के तो भागेंगे नहीं, पर ब्रिटिशर्स का मन में ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है मैतीज़ की, इसके ऊपर एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए कि जब इनकी गलती से भी अगर पॉपुलेशन फ्यूचर में बढ़ती है तो ये कल को अपने एरिया में ही लैंड ना खरीद पाएँ और ये वहाँ से भाग जाएँ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि मैती कम्युनिटी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डिमांड चालू करी। उन्होंने बेसिकली क्या करा दोस्तों कि एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के तहत उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई अब हमारे को जो है मणिपुर में रिजर्वेशन चाहिए एसटी कम्युनिटी का। अच्छा, अब देखिए कितनी बड़ी ब्यूटी है। अब आज की डेट में जो कुकीज़ और नागाज़ हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि मणिपुर में जो मैतीज़ रहते हैं वो ऑलरेडी एससी के कैटेगराइजेशन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसीज़ में भी आते हैं, तो उनको एसटी का स्टेटस क्यों चाहिए। अरे भैया, उनको एसटी का स्टेटस इसलिए चाहिए क्योंकि यदि एसटी का स्टेटस प्रदान होगा तो उसके स्टेटस के बाद वो उस स्टेटस का प्रयोग करके पहाड़ी इलाकों में लैंड खरीद पाएंगे।
अगर आज की डेट में उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलेगा तो वो ना मिलने के कारण पहाड़ी इलाकों में लैंड खरीद नहीं पाएंगे। तो इसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी फॉर मणिपुर नाम की एक कमेटी बनाई गई और जो मैती हिंदूज थे उन्होंने एसटी स्टेटस के लिए मांगना चालू कर दिया एक। अब दोस्तों जब इन्होंने ये मांगना चालू किया तो उस समय ऐसी परिस्थिति हुई कि मणिपुर में जो हाई कोर्ट था उसने अभी हाल ही में एक ऑर्डर पास किया और उसने और ऑर्डर में ये बोला कि भाई जो एसटी कैटेगराइजेशन का स्टेटस है वो आप स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप यूनियन गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखकर उनके ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को बोलिए कि भाई मेतीज को एक एसटी स्टेटस प्रदान कर दीजिए। अब जैसे ही ये मसला हुआ उस समय कुकी और नागाज एकदम से चिल्लाने लग गए। उन्होंने कहा कि भैया ये जो है ये तो गलत है। अब कुकी और नागाज की मिलकर एक दोस्तों वहाँ पर बॉडी है जिसका नाम है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर जो अत्सुम है वो आज की डेट में ये बोल रही है कि भैया अगर आपने मेतीज को एक स्टेटस दे दिया ये वाला एसटी का, तो इस एसटी के स्टेटस की वजह से हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे राइट्स डाइल्यूट हो जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इशू मेतीज का, कुकीज़ का, नागाज का नहीं है। यहाँ पर इशू ये है कि 1960 के दशक से जो ब्रिटिश है वो एक और बड़ा गंदा गेम खेल रही है। जब उसने 1960 के दशक से नागा कुकीज़ को आर्म्स एमुनिशन दिए और वो भी ईस्ट पाकिस्तान से आते थे। जब वो ईस्ट पाकिस्तान से आकर यहाँ पर हमारे यहाँ पर असला पैसा आता था और उसकी वजह से ये लोग वायलेंस करते थे, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, खुफिया विभाग की एजेंसीज़ ने, इन लोगों ने आइडेंटिफाई करे वो पॉकेट्स और फिर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 1971 में एक ऑपरेशन करके मिलिट्री के साथ ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान का भूगोल बदलकर वहाँ पर बांग्लादेश क्रिएट कर दिया। दोस्तों 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तो ब्रिटिश को, अमेरिका को, चाइना को और पाकिस्तान को ये बात तो समझ आ गई कि भैया अब ईस्ट पाकिस्तान तो बेस बन नहीं सकता अब हमारा। अब अगर ईस्ट पाकिस्तान हमारा बेस नहीं बनेगा तो अब हमें क्या करना है। तो इन सारे देशों ने मिलके नया बेस पकड़ लिया, म्यांमार। अब दोस्तों 1970 से 71 के बाद रादर अगर मैं कहूँ तो 1970 का जो दशक है उस दशक से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो म्यांमार की टेरिटरी का प्रयोग किया जा रहा है आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब 1980 के दशक में एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ होती है। 1980 के दशक में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो कुकी लोग हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं और वो भी हिली एरिया में रहते हैं और जो कि क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने देखा कि इन कुकी लोगों के रिश्तेदार जो म्यांमार में रहते हैं उन्हीं के डिसेंट वाले, उनका नाम है चिन, CHIN, चिन्स। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया 1980 के दशक से, जब इन्होंने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी तो अब हमारे पास है नहीं, तो इन्होंने दोस्तों एक बड़ा गंदा गेम ये खेला कि इन्होंने 1980 के दशक से इन जो चिन लोग थे, जो ये चिन वर्ग के लोग थे जो कि म्यांमार में रहते थे, और ये चिन वर्ग के लोग वो लोग थे जिनके रिश्तेदार पुराने थे कुकीज़, इन्होंने क्या करा कि म्यांमार के और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ जो बॉर्डर है, क्योंकि वो बड़ा कह लीजिए पोरस सा बॉर्डर है और वहाँ पर इलीगली मूवमेंट अभी भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे आज की डेट में नाले हैं, गटर हैं, छोटे छोटे, साथ में स्वैम्पी एरिया है, फॉरेस्ट्स हैं, घने जंगल हैं, तो इसके कारण वहाँ पर फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है। इन्होंने 1980 के दशक से ब्रिटिशर्स ने अपने वही डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कि भैया हमें क्रिश्चियन किंगडम नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, इन्होंने इन चिन लोगों को, जो कि चिन वर्ग के लोग थे जो म्यांमार में थे, इनको इलीगली भारत भेजना चालू कर दिया। 1980 से दोस्तों एक बड़ी अजीब सी स्थिति ये हो गई कि चिन वर्ग के लोग म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली मणिपुर आने लग गए। अब अगर ये मणिपुर आएंगे तो ये रहेंगे कहाँ? ये बाई डिफ़ॉल्ट सीधा जाके पहाड़ी इलाकों में रहने लग गए, क्योंकि पहाड़ी इलाके वो थे जहाँ पर कुकीज़ रहते थे, नागाज़ रहते थे। कुकीज़ जो थे उनके रिश्तेदार थे चिन वालों के, तो कुकीज़ ने चिन वालों को गले लगाते हुए वेलकम किया। और दोस्तों अभी आपको मैंने एक बात ये भी बताई कि जो कुकीज़ और नागाज़ हैं, जो 1/3 पॉपुलेशन है, ये 90% ऑफ द लैंड में रहती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये जो चिन वर्ग के लोग थे, जब ये म्यांमार से क्रॉस ओवर कर कर मणिपुर में आ गए, और मणिपुर में आने के बाद जब इन लोगों ने मणिपुर के अंदर कुकियों के साथ अपने पुराने रिश्तों को रिवाइव करना शुरू कर दिया, तो ये जो
उस समय जो कुकी और नागा वर्ग के लोग थे और इनके जो ट्राइबल लीडर्स थे, उन्होंने इन लोगों को पेपर वर्क करके रेगुलराइज करके सिटीजन्स बनाना चालू कर दिया। क्योंकि दोस्तों 1971 से जब से बांग्लादेश टूटा था, ये जितने भी कुकी नागाज थे इनको एक हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी बना दी गई थी, और उस हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटी के तहत उन हिली एरियाज़ के लोगों को, कुकी नागाज को ऑटोनॉमी भी दे दी गई थी कि भाई आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन चलाएंगे। अब प्रशासन की पावर उनके हाथ में थी, मेतीज़ के हाथ में नहीं थी। तो प्रशासन के उस पावर का दुरुपयोग करते हुए और ब्रिटिशर्स के भेजे गए चिन वर्ग के इन लोगों को अब्जॉर्ब करते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ दोस्तों कि 1980 के दशक से लेकर अब तक 20 से 30 सालों में, 40 सालों में जितने भी ये चिन वर्ग के लोग भारत में आए, इन्होंने मणिपुर की उन पहाड़ी इलाकों में इलीगली सेटलमेंट्स बना लिए। अब इन्होंने इलीगल सेटलमेंट बनाए पहाड़ी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में भी खास करके चुन चुन के छुप छुप के जंगलों में बनाए। अब जब ये चिन वर्ग के लोग जंगलों में जाके छिप गए, इन्होंने जंगलों में अब कोई कार्य तो करना था, तो पाकिस्तान की मदद से और चाइना की मदद से 1990 के दशक के बाद ये लोग जो चिन वर्ग के म्यांमार से आए जा रहे थे, इन्होंने म्यांमार से आने के बाद जब मणिपुर में घुस गए और पहाड़ी इलाकों में रिजाइड करके जंगलों में छिप गए, तब जाके इन्होंने उन जंगलों में पॉपी कल्टीवेशन, ओपियम कल्टीवेशन चालू कर दिया। आज की डेट में मणिपुर में एक मास लेवल का ओपियम प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, और इस मास लेवल के ओपियम प्रोडक्शन जो ये ड्रग ट्रेड है, ये ड्रग ट्रेड हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ को बर्बाद कर रहा है। समस्या सारी ये जो है ना दोस्तों अभी की, ये एसटी स्टेटस की नहीं है। समस्या सारी ये है कि फरवरी के इस महीने में, इस साल के फरवरी के महीने में जो एन बीरेन सिंह हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मणिपुर के, उन्होंने एक कानूनी तौर से ये बात बोली कि जितने भी ये इलीगल म्यांमार से आए हुए लोग हैं, हम इनको आइडेंटिफाई करके उधेड़ फेंकेंगे और इनको इलीगली जो इन्होंने फॉरेस्ट्स में, अपने जंगलों में अपनी प्रेजेंस बना रखी है, उनको हटाएंगे। उसके बाद से नागा और कुकी लोग भड़क उठे हैं, क्योंकि अब उनको ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो ड्रग इकोनॉमी चल रही है मणिपुर में दोस्तों, ये ड्रग इकोनॉमी ख़त्म होने वाली है। ब्रिटिशर्स को भी ये बात मालूम है कि इस ड्रग इकोनॉमी से जो पैसा वो लोग कमा रहे थे, पाकिस्तान को भी मालूम है कि जो इस ड्रग इकोनॉमी से पैसा वो लोग कमा रहे थे, अब वो सडनली बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर सरकार ने पकड़ कर ये बात बोल दी कि भैया हम तुम्हें चुन चुन के निकालेंगे वहाँ से जो इलीगली म्यांमार से आए हैं और तुम्हारी ड्रग इकोनॉमी ख़त्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भाजपा की सरकार ने जो काम किया है वो ये किया है कि उसने आज की डेट में इस ड्रग इकोनॉमी के खिलाफ लड़ाई मोली है। और आप एक चीज़ देखिए कि जैसे ही ये इशू फरवरी में स्टार्ट हुआ और अभी अप्रैल के महीने में रादर जब हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि एसटी स्टेटस भी दे दीजिए, तो ये दोनों इशू कंबाइन हो गए कि भैया सरकार का एविक्शन ऑर्डर कि हम जो है ये मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जो इलीगल तरीके से एविक्शन करके लोग बैठे हैं इनको निकालेंगे वहाँ से, और साथ ही में अगर एसटी स्टेटस मिल गया मेतीज़ को तो वो पहाड़ी इलाकों में जा पाएंगे। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हुआ कि आज की डेट में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने और ब्रिटेन ने अपनी प्रोपोगेंडा मशीनरी पूरे भारत में चालू कर दी। और आज की डेट में जो आप ये प्रोपोगेंडा देख रहे हैं ना, बड़े बड़े वरिष्ठ न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में भी जो आ रहा है और एडिटोरियल्स में भी लिखा जा रहा है कि भैया भारत सरकार बड़ी इनसेंसिटिव है, भारत सरकार ने बहुत इनसेंसिटिविटी दिखाई। दोस्तों इनसेंसिटिविटी का मसला नहीं है, ये मसला है डेमोग्राफिक चेंज का, ये मसला है भारत को तोड़ने का, ये मसला है एक ड्रग इकोनॉमी से लड़ने का, ये मसला है नॉर्थ ईस्ट की पूरी टेरिटरी को ड्रग इकोनॉमी से मुक्ति दिलवाने का। और अगर आज की डेट में सरकार ने ये कठोर कदम उठाते हुए ये बात बोली है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो भी लोग ये ड्रग इकोनॉमी के फाइनेंस होकर भारत को तोड़ने के हिस्से में भागीदार थे, इनकी दुकान तो अब बंद होगी। तो इशू दोस्तों मणिपुर में जो है वो कुकी, नागा, मेती का नहीं है। आई होप अब आपको इस वीडियो से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मेतीज़ एक राइटफुल क्लेमेंट है एसटी स्टेटस के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मेतीज़ जो कि एक राइटफुल क्लेमेंट हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो डोमिनेंट पॉपुलेशन है और वो पहले एक तरीके से एसटी थे, उनको डिप्राइव किया गया ये स्टेटस, तो दे डिजर्व दैट स्टेटस टू बी गिवन बैक।
और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो कुकीज़ और नागाज आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट एसटी स्टेटस को लेके नहीं कर रहे हैं, वो बात वो भी जानते हैं। वो प्रोटेस्ट इस बात से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो वो इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको 1980 के दशक से पनाह दे के ये लोग छुपा रहे हैं, सरकार आज की डेट में उनको खदेड़ निकालेगी, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बैठ के पॉपी कल्टीवेशन करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। तो इशू दोस्तों ड्रग इकोनॉमी का है, इशू दोस्तों जो है वो ब्रिटिश के वो ड्रीम का है कि हम क्रिश्चियन किंगडम बना के रहेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी ये बात बोली है अपने कई वीडियोस में कि भारत को तोड़ने की ये जो शक्तियां हैं, चाहे इसमें हम देखें ब्रिटेन हो एक जगह पर जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान की मदद लेके, चाइना की मदद लेके ये हरकतें करता है, या फिर पंजाब में अमृतपाल सिंह जैसे आदमी को बढ़ावा देने में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी मिलके ये हरकतें करता है। ये सारी हरकतें इन लोगों का एक पैटर्न है दोस्तों। आज की डेट में ये बवाल होगा, लेकिन आपको अब इस चीज़ को डिसाइड करना है इस वीडियो को सुनने के बाद कि इशू जो है क्या वो भारत को बचाने का इशू है या वो आज की डेट में एक क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू ग्रुप का क्लैश है। दोस्तों मैंने आपको फिर वही चीज़ बोली और मैं वीडियो को समाप्त करते हुए आपको फिर से वही चीज़ बोलता हूँ कि ये पूरा इशू एक एसटी स्टेटस को लेके नहीं है दोस्तों। ये पूरा इशू है ड्रग इकोनॉमी की लड़ाई का, और ये पूरा इशू है उन सारे सबवर्सिव एजेंट्स को ढूंढने का जो ब्रिटेन और पाकिस्तान का पैसा और चाइना का पैसा लेके भारत को नॉर्थ ईस्ट में रहकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको वो जानकारी अब जो मैंने आपको दी वो मिल गई है, और आने वाले समय में आप इस इशू को कैसे ये इवॉल्व होता है और कौन ऐसी शक्तियां हैं जो इस पूरे प्रोसेस को रोक रही हैं करने के लिए, अब आप उनको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और उनकी जांच पड़ताल भी कर पाएंगे। धन्यवाद।